आप हम आपको माफ नहीं करेंगे लेकिन आज चलो क्या पढ़े लास्ट टाइम अपन? पेपर है भाई साहब, पेपर ये पेपर मानेंगे कहाँ है बताओ, कहाँ है पेपर? CH4 सुपरवाइजर है नहीं यार इसमें तो। ठीक है, नहीं है इसमें तो। एक बार बुला के लेके एक सर पेपर डालो। चलो पेपर कैसा हुआ रहा आपका? हाँ, ला पेपर दे तेरा, एक सर मारा है तो। हाँ चलो, कितने क्वेश्चन थे? 20 में से 19 तो हो गए होंगे। 20 में से 20, 30 में से 29 तो हो गए होंगे। है अब ये मतलब मना मत करना मेरे को। वाह क्या बात है, भाई ने सही कर रखे हैं सारे के सारे यार। बाद में किया कि पहले किया रहे? है गलती भी कर सके क्या? तेरे तो 1 2 3 5। सर मोलिब्डेनम की क्रांति कहाँ पढ़ेगी मैं, लेकिन पढ़ोगे आप देखना। चलो पहला क्वेश्चन कौन सा है? इनमें से कौन सा पोषक तत्व विटामिन ए के निर्माण में सहायक होता है? कौन सा होगा इसमें बताओ? जिंक। कौन सा हो गया? जिंक। ये मैंने पढ़ाया नहीं आपको, लेकिन पेपर का पैटर्न बताएं क्या कारण हो बताओ आप। ठीक है, कौन सा होगा इसमें? जिंक। इसमें आंसर की कहाँ है सर? प्रोडक्शन किसमें करना है? सुपरवाइजर फर्स्ट कौन सा है? एक सभी में एक ही है लगभग। अब देखो आप, सबसे पहला क्वेश्चन है आयरन पोषक तत्वों के सहायक विटामिन ए के निर्माण में कौन सा होता है सहायक? कौन सा बताओ? जिंक। कौन सा हो गया? जिंक। ठीक है, ये बताओ मेरे को, आपको लिखा है मैंने विटामिन, लिखा ना बायोटीन। बायोटीन क्या होता है? विटामिन ही होती है। क्या होती है? विटामिन। नेक्स्ट है दानों के बनने में बीज की जीवन क्षमता कौन सा हो गया? निकल। कौन सा हो गया? निकल। पौधों में बोरॉन पोषक तत्व तो लेता है यौगिक के रूप में, और कौन सा हो गया? संयुक्त के रूप में। रणयन के रूप में लेता है क्या? कौन सा हो गया? यौगिक के रूप में। मृदा में मोलिब्डेनम की कमी होने पर किस पोषक की कमी हो जाती है बताओ? नाइट्रोजन। बताया मैंने आपको। ठीक है, कैल्शियम की लिए आवश्यक नहीं है। क्या कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है क्या? जड़ों में मेरिस्मेटिक उत्तक के निर्माण में सहायक होता है। तीसरी हमारे को नहीं मालूम था, लेकिन चलो सपोज करो। क्या कोश का विभाजन और दीर्घीकरण में सहायक होता क्या? अर्थात नहीं। क्या जड़ों के निर्माण में सहायक था क्या? जड़ों के शीर्ष भाग के निर्माण में सहायक था। किसे बताओ? जड़ों के, तो अपने के तो मालूम, जड़ों के निर्माण में सहायक कौन सा होता है? फॉस्फोरस। कौन सा होता है? जड़ों के शीर्ष भाग में कौन से उत्तक पाए जाते हैं बताओ? मेरिस्मेटिक उत्तक। कौन से पाए जाते हैं? हाँ, तो ये तो आपको खुद को मालूम था, ये तो हो ही नहीं सकता। जड़ों के निर्माण, जड़ों के शीर्ष भाग के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, विधि में मृदा फास्फोरस मात्रा 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक हो तो उपलब्धता क्या होता है फास्फोरस की? उच्च या कम या मध्यम? कौन सा हो गया? उच्च हो गया, क्योंकि 20 क्या होगा? 10, 10 से क्या हो गया? 25, और 25 से क्या हो गया? ज्यादा। तो बताओ कौन सा है इसमें? उच्च की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें, कौन सा हो गया? फोस्फोरस पानी में क्या होता है? घुलनशील होता है, लेकिन मुख्यतः पौधा किस रूप में लेता हो? H2PO4 माइनस के रूप में। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी या अधिकता? कमी के कारण होता है। कपास में छोटी पत्ती रोग क्या होता है बताओ? जिंक। मैंने क्या बोला था आपको? कोई भी छोटी पत्ती रोग होता है किसके कारण होता है? जिंक की कमी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, उचित परागण में बीज के निर्धारण में कौन सहायक होता है? बोरॉन। बता रहेगा आपको कि यह परागकण व पराग नली के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नाइट्रेट रिडक्टेज। एक तो नाइट्रेट, दूसरा कौन सा होता है? नाइट्राइट। नाइट्राइट में कौन सा होता है? आयरन। और नाइट्रेट में कौन सा होता है? मोलिब्डेनम। ये भी गलत करके आए होगे, सही करके आए हो? क्या बात है। गन्ने में फाला झुलसा मैग्नीज। कौन सा हो गया? भारतीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की कमी सर्वाधिक पाई जाती है? जिंक। और सबसे पहले किसको देखा गया था? आयरन। ठीक है,
कि सर यहाँ पर तो क्या दे रखा आपने, अच्छा सूक्ष्म दे रखा, कौन सा हो गया, अगर सूक्ष्म नहीं होता तो कौन सा होता है, नाइट्रोजन। तो कर लो कोई दिक्कत इसमें। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने में सहायक सल्फर। कौन सा पोषक तत्व तो नाइट्रेट रिडक्टेज व नाइट्रोजनेज एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है, मोलिब्डेनम होता है। ठीक है, नाइट्राइट रिडक्टेज कहाँ होता है बताओ, कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, मृदा में फास्फोरस की अधिकता होने पर किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी होती है बताओ, जिंकर और आयरन। एक और तीन आएगा इसमें। जड़ों के विकास के लिए उत्तरदायी कौन सा हो गया, फास्फोरस। सेब में अंतर आंतरिक कोर्क या फूल गोभी का क्या होना, फूल का भूरापन होना, मतलब ब्राउनिंग, किस कारण होता हो। अब दो अपने को याद होगी, अब नेक्स्ट टाइम ये भी याद करना, बस सेब में क्या हो गया, आंतरिक कोर्क किस कारण होता है, बोरोन की कमी के कारण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है पत्तियों का पीलापन किसकी कमी कारण होता है, नाइट्रोजन। नई पत्तियों में किसके कारण होता है, सल्फर, क्या होगा, और पुराने में किसके कारण होता है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट, फेरोडोक्सिन का संरचनात्मक घटक कौन सा होता है, आयरन, और कौन सा बताओ, आयरन और सल्फर, बताए ना आपको, आयरन और सल्फर। तना व जड़ के शीर्ष भाग के निर्माण में कैल्शियम। पोषक तत्वों का कार्बनिक रूप से अकार्बनिक पदार्थों में बदलना क्या होता है, खनिजीकरण होता है। पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताओ कौन सा होता है, माइका, बताया आपको, स्रोत होता है। सिलिकॉन का सूचक पौधा कौन सा होता है, धान और गन्ना, कौन सा हो गया, एक और दो। गेहूं में स्टेमेलोनिस रोग कौन सा कारण बताओ, कौन सा होता है, कॉपर। यहाँ पर है क्या बताओ, कौन सा है बताओ, कोई नहीं। धान में ब्रोंजिंग रोग किसके कारण होता है, Fe+2 की अधिकता है, Fe+2 की कमी, Fe+2 की अधिकता। Zn+2 की कमी किसके कारण होता है बताओ, अमरूद में कौन सा होता है, ब्रोंजिंग रोग हो गया। ठीक है, नींद में से किस पोषक तत्व की, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, मृदा में मोलिब्डेनम की क्रांतिक मात्रा है क्या होता है, 0.2% या ppm, क्या हो गया इसमें, प्रतिशत। हालांकि अपन ने क्या लिखा है बताओ, क्या लिखाया था, मिलीग्राम प्रति, मृदा में पूछ रहा है ना, मृदा में प्रति क्या हो गया, क्या हो गया, किलोग्राम, क्या हो गया, किलोग्राम। कितना होगा, 0.2 ppm क्या है, प्रतिशत नहीं क्या है बताओ, ये मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। 30 क्वेश्चन है, 30 में से 28 को छोड़ दो, 28 तो मिसप्रिंट हो गया इसमें। ठीक है, अब बताओ उसमें कितने क्वेश्चन चाहिए आपके, है सर क्या कराया उसमें, मध्यम पत्तियों पर दिखाई दे, कौन सा बताओ, जी। ठीक है, करवा दिया था आपके, चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बोनस दे रहा हूं 28 में भी। ठीक है, 28 में क्या करो, इसमें बोनस। सुपरवाइजर सेकंड में सेम ही था ना, बताओ कितना है, कितने यार बताओ, 26, 30 में से 30 किसके, 29, 29, 30 में से 30, 29, खड़े रहो। क्या नाम आपका, संजू, कहां से हो, अजमेर, वेरी गुड। अब आप जो भी है ना, किस टेस्ट में कितना नंबर लेके आ रहे हैं, आप क्या करोगे, उसको लिखोगे, क्या करोगे, जैसे आपको कैसे लिखना है ऐसे टेस्ट लिखो, बैठो आप। जैसे मान लो पेपर हुआ आपका, कितना तारीख का डेट लिखो भाई, पेपर ये हुआ, फिर उसका डेट लिखोगे, कितनी डेट को हुआ, और मेरे एग्रोनॉमी में कितने हैं, जीके में कितने हैं, हिंदी में कितने हैं, ऐसे कि भाई मेरे 30 में से कितने हुए, जैसे मान लो मेरे कितने हुए 28, कितने हुए 30 में से 28, ऐसे लिखोगे। तो उससे आपको क्या लास्ट में कॉन्फिडेंस प्राप्त हो, भाई मेरे को क्या एग्रीकल्चर कवर हो रही है, जीके में थोड़ा कम हो रहा है, जीके में हिंदी में थोड़ा कम हो रहा है, फिर आपको क्या मेहनत उसी प्रकार से करनी है, ये मेंटेन करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, 28 किसके, 28 खड़े जाओ, 28 वाले। क्या नाम आपका, सुशील, कहां से हो, भिलवाड़ा। आपका नाम, सावरलाल, कहां से हो, भिलवाड़ा, वेरी गुड। आपका नाम, अभिषेक, कहां से हो, भरतपुर। आपका नाम, कहां से हो, स्वाईमाधपुर, वेरी गुड। 28 वाले बैठ जाओ। नेक्स्ट है 27 वाले, खड़े जाओ, 27 वाले। क्या नाम आपका, कृपा, कहां से हो, भरतपुर, वेरी गुड। आपका नाम, मनीष हारवाल, कहां से हो, टोंक से हो, वेरी गुड। दिनेश, कहां से हो,
गंगानगर से। आपका नाम? महावीर जैन। कहाँ से हो? महावीर सेन। कहाँ से हो? माविस। बाविस। अच्छा, बाविस जैन। कहाँ से हो आप? स्वागत, वेरी गुड। बैठो आप। सर हम कसम खाकर कहते हैं कि हमें भी पेपर ईमानदारी से किया है। तो कि अभी पूछूंगा, आप बताओ। देखिए ऑनलाइन वाले बताओ, कमेंट करो ताकि मैं बताऊँ इसमें। 26 वाले खड़े जाओ, 26 वाले, 26 वाले। ऑनलाइन वाले सभी कमेंट करो कितने क्वेश्चन है ताकि मैं नाम लूं उनका। क्या नाम आपका? संतोष सैन। कहाँ से हो? सैनी। कहाँ से हो? सवाई माधोपुर। संजय पंडित। कहाँ से हो? चित्तौड़गढ़ से हो। आपका नाम? विनोद। कहाँ से हो? टोंक से हो। आपका? अभिषेक। कहाँ से हो? प्रतापगढ़ से। वेरी गुड, पढ़ाई करना अच्छे से। 25 वाले खड़े जाओ, 25 वाले, 25 वाले। और चलो एक और ले लेता हूं, 24 वाले खड़े जाओ, 24 वाले। फिर बाकी पूछेंगे ना भाई साहब। 24 वाले। क्या नाम आपका? है? हरीश पांचाल। कहाँ से हो? 12 से हो। आपका नाम? अंकित। कहाँ से हो? बूंदी से हो। आपका? विशाल नागर। कहाँ से हो? कोटा। है? नितेश उधर। कहाँ से हो? झालावाड़। जिंदगी कैसी है? आपका नाम? है? सुनील। कहाँ से हो? जोधपुर से। वेरी गुड। आपका नाम? प्रशांत। कहाँ से हो? डूंगरपुर से। वेरी गुड, पढ़ाई करना अच्छे से। आपका नाम? करौली। वेरी गुड। चलो ठीक है, एक बार ऑनलाइन वालों को देख ले जिनके कम है, अभी नंबर आएगा, अब टेंशन मत लो आप। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं। देखो ऑनलाइन का एक बार देख लेते हैं। देखो ऑनलाइन में बात करते हैं। एक ही का नाम ले रहा हूं मैं। हाँ, और भाई कितने हैं ऑनलाइन वाले को? सही बैठ रहे यार। देखो आप, अरे रुक जाओ और कमेंट करो। अब देखो यहाँ पर दयाराम प्रजापति के 20 है, एलेक्स यादव के 28 है, और दयाराम के 20 सही है। मुकेश के कितने? 26 है। ईशु के 28 है। विक्रम के 25। देख लो आप, सुन लो ऑनलाइन वालों के। ठीक है, मुकेश वापस गुजर के 26 है। योगेश यादव के 26 है, और मुकेश गुजर के 26 है, और सौरव कुमार के 27 है। ठीक है, सुमन के 25 है। नेक्स्ट है अपने पास में, ये मुकेश ज्यादा लिख रहा है। अरे सही है, तेरे समझ गया। 25 सही है अभिषेक राव के। और हाँ, तो किसी एक बार तो बता दो दादा, ये गुजरी है क्या सारे? रोशनी के। रोशनी कहाँ गई? हाँ भाई, अब तो फिलहाल अंधेरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है दयाराम के हैं, ये मुकेश। अरे बोल दिया ना तेरा नाम। रोशनी के कितने हैं? हाँ, रोक्सी है ना, 28। ठीक है भाई साहब, तुम खतरनाक कमेंट कर रहे हो। बढ़िया है, ऑनलाइन वालों में भी बहुत ज्यादा कमेंट हो गए। ठीक है, हाँ, सचिन कुमार के 27 है। प्रहलाद के 29 है। क्या बात है। मीणा के है 24। सौभाग प्रजापति के 25 है, और लक्ष्मी के 25 है। सचिन मीना के 25 है। कृषि के 25 है। रामराज के 23, और बस 233 नहीं रह। खुशबू के कितने? 27। निशा के 28, और मंजू के 28 है। सूरज कुमावत के 25। दीपक यादव के 21 है, और कुलदीप के 26 है। करण के 23 है। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है। देवेंद्र के 22 है। सूरज कुमावत के 25 है, और गंगा मीना के 29 है। करण कुमार के कितने हैं? हाँ, तो इसका मतलब ऑनलाइन में, ऑफलाइन ठीक ठाक है, ऑनलाइन में। तो ऑफलाइन में क्या हो रहा है? अब ये बताओ, पोषक तत्व किस किस ने पूरा पढ़ा है? पूरा पढ़ा है शुरू से एंड तक, हाथ खड़े कर लो। हाँ, अब इसमें से 20 से कम किसके? 20 से कम खड़े जाओ, 20 से कम। हाँ, तुम्हारे कह रहे ओल्ड बैच वाले कहाँ गए? रहो, वहां कितने थे इधर है? और कहाँ गए हो? आते नहीं है क्या? कल आने दो उनको। हाँ, उनको सेकंड में करवाएंगे फिर उनका। हाँ, और भाई कितने इधर कैसे हुआ है? क्यों ऐसा क्यों? घर पे चला गया था? तो घर पे क्या कर रहा था? ज्यादा मत जाएगा घर पे। आपके क्या हाल है? बैठो। क्यों, कैसे, क्या कारण?
है? पढ़ा नहीं था, कब पढ़ेगा फिर अगली बार? वैकेंसी दोबारा आएगी फिर, है ना? और बैठ जाओ, और बताओ क्या समस्या किसी की? अब ये खड़े जाओ जिसके भी 20 से कम है वो खड़े जाओ। 20 से कम किसके? खड़े हो जाओ। 20 से जिसके भी खड़े हो, जो कम है वो खड़े हो जाओ। अपनी अपनी मम्मी कसम झूठ बोलो तो, मम्मी से बड़ा कोई नहीं होता। 20 से कम हो, खड़े हो जाओ। हाँ, तो 20 से कम किस किसके? मम्मी से बड़ा कोई नहीं, सिलेक्शन ही नहीं होगा। अरे वाह, माँ का लाडला खड़ा हो गया तुझे, और माँ की लाडली भी हो तो खड़े हो जाना, ठीक है? चलो ठीक है, क्या कारण रहा है? और पेपर देने कौन कौन नहीं आया? आप बैठ जाओ। अब पेपर देने कौन कौन नहीं आया? खड़े हो जाओ। हाँ खड़े जाओ। वाह वाह, अंकुश के हैं 26। हाँ बता, तू पेपर देने क्यों नहीं है? क्यों, घर पे क्या कर रहा था? शादी में जाना ढूंढने, क्लास ज्यादा? किसकी शादी थी? है? तेरी खुद की हुई है? अरे सही बता, तेरी हुई है क्या? इसकी तो कहां से होगी रही है, कहां से आ जाता अभी तक है? झूठ बोल रहा है तू। किसकी शादी थी? खास बहन की? खास की तो नहीं थी मुझे मालूम। खास बहन बताओ मेरे, खास बहन की थी? फिर बैठ जा। आ, क्या हो गया तेरे? तो शनिवार को ज्यादा बुखार होता है, टेस्ट करता हूँ तेरे इधर। आजा आजा आजा, आए हुए 2 दिन में कोचिंग में? अरे तो कोई बात नहीं, आगे तक ठीक करता हूँ मैं, देखता, मैं डॉक्टर हूँ। जरा, आप कैसे नहीं आए? हैं? रूम पे, घर पे गई थी? घर पे क्यों गई थी? शादी? वाह वाह, बैठ जाओ। आप क्यों नहीं आए थे? नया आए एकदम? कब पढ़ा ही नहीं आपने? 12वीं में एग्रीकल्चर थी क्या थी बताओ? है? एग्रीकल्चर थी क्या? 12वीं में एग्रीकल्चर थी ना? 12th कब पास की थी? 2021 से। उसके बाद में तो काफी टाइम क्या चल रहा था तो घर पे? उससे पहले तैयारी की मुझे मालूम है। तो पहली बार कर रहा था, तो फिर क्यों नहीं आया फिर तो टेस्ट देने के लिए? तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करना, चाहे पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, पेपर देना पड़ेगा अपने, तभी तो हम गलतियां सुधारेंगे ना। बैठ। आपका? आजा आजा इधर, आप चेक करो। आपका रे, क्या हुआ? है? क्या हो गया? कॉलेज क्यों गया था? संडे को कॉलेज लगती है क्या? आज 12 कॉलेज कौन सी बताता हूँ अभी। आपका नाम क्या, कैसे नहीं है? इसकी भाई की शादी, इसकी भाई की शादी तू क्या कर रहा था? अच्छा, रूममेट था इसलिए विद्या के संग चढ़ा दी। वाह वाह, खतरनाक आदमी आप। खास भाई की शादी थी इसकी? कहीं भाई की शादी नहीं बेटा, मारे होंगे कहीं कर लिए। बैठ जा, नेक्स्ट टाइम बात शादी नहीं करना अपना, है? हाँ अरे तेरे क्या हाल है? घर वाले कहाँ आए थे? इंस्टीट्यूट आए थे? क्यों? है? क्यों? किससे मिलने के लिए? तो पेपर तो दे सकता था ना? तो आ गया तो 1 घंटे में क्या हो जाता? घर वाले ने मना किया था पेपर देने के लिए? इधर 12 है? सही बता, मम्मी के संग? खा तो जब कितना कमा गई थी? तो 90,000 कम होती है क्या? अरे तो दादा 40 में जिंदा रहता आदमी, सही बता ना? हाँ बट नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। तेरा क्या हो गया था? और भाई साहब, पर्ची 2 मिनट को। ओए बता यार, ये तो फर्जी लग रही है यार भाई यार। ठीक है, गोली दवाई नहीं, वो तो गोली दवाई तो इसलिए दिया मैं, इसको बोल दिया डॉक्टर साहब जो लिखना जो लिख दो, टैबलेट लूंगा नहीं, एक एक निकाल के फेंक दूंगा। सही बता, मम्मी के संग बैठ बैठ, सही। अब ध्यान रखना तेरा। कॉलेज कौन सी कॉलेज? हनुमानगढ़ कौन सी कॉलेज है? अरे नाम बता। हाँ, एग्रोनॉमी कौन पढ़ाता है? है? और तो अब कौन पढ़ाता है? तो अब क्यों गया, तो कल क्यों गया? अरे कॉलेज बहाना, इनके पास बहाना, देखो बहाना तेरा।
नेक्स्ट टाइम नहीं होना। तेरा क्या हो रहा है? तो घर वाले आ गए थे, ये एमएससी वाले घर वाले आ गए। घर वाले तेरे पापा का नंबर दे, ला पापा का नंबर दे, बात करो कौन सी। नहीं दिया जीजा जी आ गए। देखा, हालात और जज्बात बदल गए हैं। झूठ बोलता है तो उनको बोलता जीजा जी को कि आप एमएससी में हो गया, नेक्स्ट टाइम मैं पेपर छोड़ दिया ना मार दूंगा, बूथ बना दूंगा, ध्यान रखना। कोई भी आए ध्यान रखना। सही बोलता रहे, मुझे मालूम कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दया गेट खोलो, बैठ बेटा। पहले तो बता रहे जीजा जी पापा आ गए, फिर क्या आ गए बताओ। वाह वाह, पेपर अपने को देना है, चाहे पेपर में कुछ भी नहीं आए, उससे अपने को 2 एक्सपीरियंस। हाँ आपका तो हो गया, नेक्स्ट टाइम शादी उदी कैंसिल कर देना। ऐसे ना लड़कियों को पीटता नहीं हूं मैं, ऐसे यहाँ रोने का नहीं है, ध्यान रखना मम्मी। ठीक है, पेपर देने से क्या होता है, एक तो अपने नेगेटिव कम होंगे। भाई अपने ऑफलाइन कोचिंग कर ही रहे हो तो फालतू क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? बताओ, आए अपनी 11वीं में तो बढ़ाना। अपने क्वेश्चन नहीं आ रहे, कम से कम तो रहेगा, अपने को आते नहीं है तो कितना रैंक देगा, अपने उखा तो देगी कितना खाना नॉलेज अपने। ठीक है, तुक्के फोड़ के आओ, कुछ तो करके आओ ना। तो तुक्के फोड़ने से क्या होगा, ये तो रहेगा मैं तुक्के फोड़ने सिलेक्शन होता है कि नहीं होता। सही बात है कि नहीं बताओ। जब पैसे दे रहे हो ऑफलाइन के, जैसे देखो वो गेंडा हमारे एमएससी वाला, हाँ तो पेपर देना जरूर चल अपने को। दूसरी बात देखो, कंपटीशन ज्यादा है तो अपने को अगर सिलेक्शन के लिए दूसरों से कोई हटकर काम करना पड़ेगा। सबके शादी होते हैं, अगर खुद के घर में खास शादी हो तब तो आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको लगता है दोस्त की है, परिवार में शादी, हमने कभी जिंदगी में अटेंड नहीं किया पढ़ते टाइम में, जो अपन टाइम ही नहीं रहता था, तो ऐसी चीजें होती तो आपने क्या करना है, छोड़ देना। अपने पेपर देना जरूरी है। अगर घर वालों ने पैसा, देखो आप खुद जानते हो कि पैसा घर वाले किसी के पास खुद नहीं था। 90% बच्चे घर वाले कहीं कहीं अरेंज करके लेके आए होंगे। किसी है कि भाई मेरे पास थे बेटा, लेके जा 20,000 थाम, आराम से ऑफलाइन कोचिंग कर, ऐसा नहीं था ना पैसे अपने पास। तो जब अपने पास पैसे नहीं, घर वाले बेचारे मैनेज करके पैसा दिया, तो उसका यूज तो करो ना। खुद तो सोचो कि भाई घर वाले अपने दुख पा रहे हैं, और आप यहाँ मजे करोगे तो पता कैसे मजा आएगा। और एग्रीकल्चर आपको खुद को मालूम है, एग्रीकल्चर कौन दिलाता है? अगर मान लो अच्छे ठीक ठाक पढ़ने वाले होते हैं, पैसे वाले, तो मैथ साइंस लेवा, बायोलॉजी लेते अपन आराम से करते तैयारी, डॉक्टर के लिए तैयारी करते, एमबीबीएस करते, कुछ तो करते हैं ना। एग्रीकल्चर क्यों लिया, जल्दी से जॉब मिल जाए, और जल्दी से जॉब पानी से करूँ, देखो आते नहीं। पेपर देना क्या है, जरूरी। अगर ये आ जाते तो आज जिनके नंबर कम है, अब नेक्स्ट टाइम पेपर में कम होने नहीं चाहिए नंबर। 50-70% से कम तो आने नहीं चाहिए। कितने परसेंट से कम? 70। पेपर में 70% से कम तो आने नहीं चाहिए। आगे तो ध्यान रखना, बूथ बना दूंगा इधर ही, फिर मत बोलना। लड़कियों का ऐसी बात नहीं, फिर ऐसा मैं बेइज्जती करूंगा जम के ऑनलाइन यहाँ खड़ा करके, फिर मत बोलना मम्मी रोने लग जाओ। ऐसे ये रोने का नहीं, ध्यान रखना। पेपर अटेंड करो, पढ़ाई करो। और आपको काम ही क्या है, हॉस्टल रहते तो काम क्या है, इसके अलावा पढ़ने के अलावा कोई काम है कि बताओ? अरे काम है कुछ? अब बताओ, अब मैं देखूंगा भाई लड़कों की अच्छी रैंक आएगी, लड़कियों की रैंक आएगी, रैंक लिस्ट आएगी ना आपकी, उसमें देखेंगे अपन लड़कियों की अच्छी आती है, लड़कों की अच्छी आती है। अगर लड़कियों की आ गई तो ध्यान रखना, फिर बेइज्जती नहीं है, बाहर निकाल दूंगा। पढ़ना जरूरी है, अगर नहीं पढ़ना तो ऑनलाइन ले लेना। ठीक है, मेरा पापा भी किसी से लेकर फिर पैसा दिया, आप पापा बीमार रहते हैं, देखो आप सभी की समस्या रहती है, कोई ना कोई समस्या होती है। तो आप इस चीज को ध्यान रखो कि भाई घर वाले अपने पैसा दिए, थोड़ा सा केयर कर लो यार। अपने को नौकरी के बाद मजे करेंगे, सही बात है कि नहीं बताओ? आप पार्टी देख करेंगे, साथ में करेंगे पार्टी, करोगे कि नहीं करोगे? सिलेक्शन मत पार्टी दोगे कि नहीं दोगे? है जखास की बात है, तो भाई सिलेक्शन के लिए थोड़ा बहुत पढ़ाई तो कर लो यार। भाई आपको मालूम कॉम्पिटिशन, अगर एग्रीकल्चर में पूछे बताओ सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन किस एग्जाम है, किसमें बताओ? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, क्योंकि इसमें बीएससी एमएससी पीएचडी प्लस 12वीं की दोनों इंक्लूड, सभी इंक्लूड होते हैं। तो लगभग कंपटीशन बीएससी प्लस 12वीं में होता है, 12वीं पास फ्रेशर होता है ना। अब बीएससी वाला बच्चा थोड़ा बहुत, उसको अगर अच्छी कॉलेज से, तो बेसिक उसके क्या होते हैं, क्लियर होते हैं, तो उसको ज्यादा हार्ड मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई 12वीं वाला बच्चा है तो उसको देखो शुरू से क्या करना पड़ेगा, जीरो से पढ़ाई करना पड़ेगा। और आपने देखा होगा पिछली बार सिलेक्शन में देखा होगा 12वीं पास में कई सारे बने, ऐसी बात नहीं बीएससी वाले बने कि नहीं बने बताओ आप। तो वो कोई टेंशन नहीं, पढ़ने वाला हमेशा आगे जाएगा, लेकिन आपके डिपेंड है भाई आप क्या करते हो। तो वर्क कर लोगे आप नेक्स्ट टाइम से, पेपर छोड़ोगे? हाँ 70% तो मिनिमम नंबर आने चाहिए। कितने बताओ? 70। 30 का 70% कितना होता है?
अच्छा 50% कितना होगा 30 का 15, और 15 का कितना होगा 25, कितना होगा, कितना होगा रे 15 और 7 कितने हो गए, कितने हो गए, लगभग 21 क्वेश्चन के लगभग, कितना हो गया, लगभग 20 से 21 क्वेश्चन। ये चीज याद रखना, ठीक है, कर लोगे नेक्स्ट टाइम से। चलो ठीक है, अपन क्या पढ़े लास्ट में बताओ, वो अपने पास रासायनिक दशा हो गई, हेडिंग डालो, खादों के उपयोग से, खादों के उपयोग से मृदा की जैविक दशा पर प्रभाव, खादों के उपयोग से मृदा की जैविक दशा पर प्रभाव, खादों के उपयोग से मृदा की जैविक दशा पर प्रभाव, खादों के उपयोग से मृदा की जैविक दशा पर प्रभाव, खादों के उपयोग से मृदा की जैविक दशा पर प्रभाव, खादों के उपयोग से मृदा की जैविक दशा पर प्रभाव, ठीक है। अब देखो आप, खादों के उपयोग से मृदा की जैविक दशा पर प्रभाव, क्या प्रभाव होता है, देखो इसमें सबसे पहले बात करें, सूक्ष्म जीवों का जो भोजन होता है वो क्या होता है बताओ, क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, क्या बताओ, कार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थ मुख्यतः किससे प्राप्त होता है बताओ, खादों से, किससे होता है, इसका मतलब जिस मृदा में खाद की मात्रा ज्यादा होगी वहां कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होगी, ज्यादा, और ये कार्बनिक पदार्थ किसका भोजन है बताओ, सूक्ष्म जीवों, किसका होता है, तो सूक्ष्म जीवों को जब भोजन मिलेगा, रहने के लिए जगह मिलेगी, तो मतलब क्या है, आराम से क्या होगी, क्रियाशीलता भी अच्छी रहेगी, जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। क्रियाशीलता और जनसंख्या बढ़ने के कारण मृदा की जैविक दशा क्या होती है, अच्छी होती है। इसलिए सबसे अधिक जनसंख्या देखी जाए तो सबसे अधिक किसकी होती बताओ, सबसे अधिक जनसंख्या वो होती किसकी बताओ, बैक्टीरिया, किसकी होती बताओ, बैक्टीरिया, और अगर बैक्टीरिया नहीं हो तो कौन सा बताओ, एक्टिनोमाइसीट, कौन सा हो गया, एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटी, और एक्टिनोमाइसिटी पे कौन सा बताओ, कवक, किसका होता है, कवक। और अगर भार की बात करें, वजन, भार या वजन की बात करें प्रति इकाई मृदा में, तो सबसे अधिक किसका होता है, कवक, ठीक है। कवक नहीं तो कौन सा बताओ, एक्टिनोमाइसिटीज, कौन सा होता है, एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटी, और एक्टिनोमाइसिटीज नहीं तो कौन सा बताओ, बैक्टीरिया, कौन सा हो गया, बैक्टीरिया। मृदा में सबसे अधिक जनसंख्या बैक्टीरिया की पाई जाती है तथा सबसे अधिक भार किसका होता है, सर ऐसा क्यों, आप देखा करो कई बार आचार, आचार लेके आते ना, आचार को खुला छोड़ देते हैं, क्या होता है ऊपर देखो आप, फफूंद हो जाती है, क्या वहां बैक्टीरिया दिखाई देते हैं क्या, नहीं, जो कवक दिखाई देता है उसकी बॉडी होती है, उसको बोलते हैं माइसिलियम, क्या बोलते हैं, इसका मतलब कवक का वजन भी क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी होगी बताओ, बैक्टीरिया, सबसे अधिक वजन या भार किसका होगा, प्रति इकाई मृदा, प्रति इकाई मतलब क्या, जैसे मान लो इतनी सी मृदा में सबसे ज्यादा क्या होंगे बताओ, बैक्टीरिया, भाई कोई तो इकाई 1 हेक्टेयर की बात करते हो, 2 मीटर की बात करते हो, 1 मीटर का 1 सेंटीमीटर की बात करते हो, तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी होगी, बैक्टीरिया, और सबसे अधिक वजन किसका होगा, कवक, प्रति इकाई मृदा में। बताओ अब क्वेश्चन आए कि इसमें से कौन से सूक्ष्म जीवों की सबसे अधिक क्या होता है, भार होता है, पहला इसमें कौन सा बताओ, शैवाल, कौन सा है, शैवाल, दूसरा कौन सा है, कवक, तो दोनों में से कौन सा करोगे आप, कौन सा करोगे रे, कवक करो, कौन सा करना है, कि सर शैवाल क्यों नहीं कर रहे, शैवाल तो वजन होता है लेकिन प्रति इकाई मृदा में पाया ही नहीं जाएगा, जब पाया नहीं जाएगा तो वजन भी क्या होगा, कम, क्योंकि शैवाल कहां पर पाया जाता है, जहां पर क्या होता है, पानी की मात्रा क्या हो, ज्यादा, नॉर्मल मृदा में शैवाल की मात्रा ज्यादा नहीं पाई जाती, इसलिए वजन भी क्या होगा इनसे कम, तो सबसे अधिक वजन किसका होगा, कवक, फिर बाद में सबसे कम किसका होगा, बैक्टीरिया, इन तीनों में से सबसे अधिक जनसंख्या किसकी होगी बताओ, कर लोगे आप इसमें, देखो इसमें सूक्ष्म जीवों का मुख्य भोजन, देखो इसमें सूक्ष्म जीवों का मुख्य भोजन, सूक्ष्म जीवों का मुख्य भोजन कार्बनिक पदार्थ होता है, सूक्ष्म जीवों का मुख्य भोजन कार्बनिक पदार्थ होता है, सूक्ष्म जीवों का मुख्य भोजन कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। लिखो जिस मृदा में, देखो नेक्स्ट, जिस मृदा में कार्बनिक पदार्थ या खाद, जिस मृदा में कार्बनिक पदार्थ या खाद अधिक होता है, अधिक होता है, कार्बनिक पदार्थ या खाद अधिक होता है तो, अधिक होता है तो, अधिक होता है तो सूक्ष्म जीवों की, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता तथा
जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। क्रियाशीलता तथा जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। क्रियाशीलता तथा जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। क्रियाशीलता तथा जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट। प्रति इकाई मृदा में, प्रति इकाई मृदा में सर्वाधिक, प्रति इकाई मृदा में सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या बैक्टीरिया की होती है। सर्वाधिक जनसंख्या बैक्टीरिया की होती है। सर्वाधिक जनसंख्या बैक्टीरिया की होती है तथा 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 सबसे अधिक भार तथा सबसे अधिक भार तथा सबसे अधिक भार कवक का होता है। कवक का होता है। कवक का होता है। ठीक है, आप लिख लो दोनों। सुपरवाइजन क्वेश्चन पूछा गया था ना जनसंख्या का, सबसे अधिक जनसंख्या इसकी हो बताओ, बैक्टीरिया, एक्टिन और कौन सा हो गया, कवक। ये सुपरवाइजन क्वेश्चन पूछा गया था। अब तो खादों का उपयोग करेंगे तो मृदा की भौतिक, जैविक व रासायनिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छी हो रही, क्या हो रही है भाई? जैविक भी क्या हो रही है? अच्छी हो रही है। रासायनिक भी क्या हो रही है? अच्छी हो रही है। और भौतिक भी क्या हो रही है? अब आपने ये मालूम है कौन सी भौतिक दशा है, कौन सी जैविक, कौन सी क्या है रासायनिक दशा। ठीक है, अब वन बाय पढ़ेंगे अपन। वन बाय लिखो। सबसे पहले क्या लोगे? स्थूल कार्बनिक खाद। हेडिंग सबसे पहले कौन सा लोगोगे? स्थूल कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद, स्थूल कार्बनिक खाद। हेडिंग डालो स्थूल कार्बनिक खाद। देखो सबसे पहले कौन सा लोगे? स्थूल कार्बनिक खाद। स्थूल कार्बनिक खाद, स्थूल कार्बनिक खाद। देखो उसमें बताओ, इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक और पोषक तत्व की मात्रा। देखो उसमें इन खादों में, देखो स्थूल कार्बनिक खाद लिखो, इन खादों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक। इन खादों में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक, की मात्रा अधिक तथा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक तथा पोषक तत्वों की मात्रा कम पाई जाती है। 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 ठीक है, अब सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे इस बताओ? FIM। इधर देखो आप, FIM का फुल फॉर्म क्या होता है? फार्म यार्ड, कौन सा हो गया? मैन्यूर। इधर देखो आप, फार्म यार्ड मैन्यूर। गोबर की खाद बोलते हैं। सर गोबर की खाद कैसे बनती है? ये बनती है गोबर से। इसे मतलब बताओ, गोबर हो गया, मूत्र हो गया, कैसे बताओ? लिटर। लिटर मतलब क्या होगा? बिछावन। वही बताओ क्या होगा? बताओ अपघटन। और अपघटन किसमें होगा बताओ? कौन सा हो गया? उपयुक्त नमी व ताप। ठीक है, और बनने वाला पदार्थ कौन सा बताओ? FI। परिभाषा बना सकते हो, पूछेगा था नहीं, बताओ क्या होगा? गोबर मूत्र लिटर को उपयुक्त नमी व ताप पर अपघटन से बने पदार्थ का बने, बताओ क्या होता है? FIM होता है। ठीक है, अब सुनो, FIM बनाने की विधि क्या खूब सारी है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा बताओ?
ट्रेंच। कौन सा होता है? ट्रेंच विधि, खाई विधि। क्या बोलते हैं इसके नेम, क्या बोलते हैं बताओ? खाई विधि। ठीक है। और इस खाई विधि के खोजकर्ता कौन है बताओ? CN आचार्य। कौन है बताओ? CN आचार्य। मतलब ट्रेंच विधि खोजकर्ता कौन है? CN आचार्य। ठीक है। अब इस ट्रेंच विधि की गहराई कितनी होती है? 1 मीटर। कितनी होती है? 1 मीटर। देखो चौड़ाई तथा लंबाई, चौड़ाई तथा लंबाई आवश्यकता अनुसार ले सकते 6 से 7 मीटर या 2 से 2.5 मीटर, लेकिन हमेशा गहराई कितना लेंगे बताओ? 1 मीटर होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ FIM की उपयुक्त विधि कौन सी होती है? ट्रेंच। खोजकर्ता कौन है बताओ? CN आचार्य। कितना गहराई लेते बताओ? 1 मीटर। कितना लेंगे बताओ? 1 मीटर। तो अपन बात करें गांव में, तो अपन क्या करते हैं? डेयरी बनाते हैं। गांव में देखो FIM बनाते कौन सा बताओ? डेयरी बनाते हैं अपने से, उसको बोलते हैं हीप विधि। वो सबसे खराब मानी जाती है, वो सबसे खराब मानी जाती है। सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? ट्रेंच या खाई विधि। अब सुनो, FIM की बात करते हैं तो FIM बनाते समय तापमान बढ़ता है, और तापमान किसके कारण बढ़ेगा बताओ? कौन सा बैक्टीरिया? कौन सा हो गया? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। कौन सा बताओ? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ ट्रेंच विधि में तापमान बढ़ना किस बैक्टीरिया के कारण होता है? थर्मोफिलिक। तापमान बढ़ना अच्छा होता है खराब होता है? अच्छा होता है। कारण क्या होता है? तापमान बढ़ेगा तो उसमें उपस्थित जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं या खरपतवारों के बीज क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। अगर तापमान नहीं बढ़ेगा तो उसमें खरपतवारों के बीज भी ऐसे कैसे रहते। इसलिए बोलता है कभी भी अपघटित क्या करना चाहिए? FIM का उपयोग करना चाहिए। कभी भी क्या होता है? ताजा गोबर की खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसमें अच्छे से अपघटन नहीं होता है। कई प्रकार के खरपतवार के बीज होते हैं, अपने लिए क्या होते हैं? नुकसानदायक। ठीक है। दूसरी बात, यहां इसको लगभग FIM को 3 वर्ष में एक बार जरूर उपयोग करना चाहिए। अगर आप, वही बात होती है, मैं बोला आपको कि डेली डेली एक एप्पल खाना चाहिए, तो आप 2 खाओगे तो नुकसान करेगा क्या? नहीं करेगा। तो आप हर बार डालते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 वर्ष में क्या करना चाहिए? एक बार तो जरूर डालना चाहिए। उससे क्या होता है कि मृदा की जैविक दशा क्या होती है? बनी रहती है, और मृदा में सूक्ष्म जीवों को भोजन मिलता रहता है, तो डिस्टर्बेंस नहीं होता है। लेकिन आप हर बार अगर करते हो तो कोई उसका कोई नुकसान नहीं होता। दूसरी बात, हमेशा FIM का उपयोग लगभग कितने से बताओ? 3 से 4 सप्ताह पूर्व। कब करना चाहिए बताओ? 3 से, या बोल सकते 1 महीने पहले। क्या करना बताओ? FIM का उपयोग 3 से 4 सप्ताह पूर्व या 1 महीने पहले उपयोग करना चाहिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 1 महीने पहले करोगे तो क्या होगा? उसका खनिजीकरण क्या होगा? खनिजीकरण क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों का। भाई आपने कार्बनिक पदार्थों को उसके नाइट्रेट कैसे कन्वर्ट होगा? फॉस्फोरस कैसे? कितना समय लगेगा? लगभग 3 से। और अगर आपने फसल लगाई 2 दिन पहले करोगे तो उसका क्या होता है? खनिजीकरण नहीं हो पाता है, तो पौधे को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए क्या करते हैं बताओ? अपन लगभग 3 से 4 सप्ताह पहले डालते हैं, ताकि आराम से खनिजीकरण होता रहे और पौधे को क्या होता है? प्राप्त रहे। ठीक है। ये चीज होता है। 3 से 4 सप्ताह पूर्व करना चाहिए। और अगर कच्ची गोबर की खाद का उपयोग करते हो तो किसका प्रकोप बढ़ जाता हो? दीमक। किसका बढ़ जाता है? क्या कच्ची गोबर की खाद का उपयोग करना चाहिए क्या? तो क्वेश्चन पूछेंगे बताओ कच्ची गोबर की खाद का उपयोग करने से कौन सा कीट का प्रकोप बढ़ जाता है? लेकिन गांव में अपना ऐसा नहीं होता। देखा करो कई सारे कामचोर होते हैं अपने, वो क्या करते हैं कि जैसे मान लो गोबर दिया भैंस, और क्या करते? डायरेक्टली खेत में डाल देते हैं। वो आलसी आदमी होते हैं। और कई तो ऐसे होते हैं, वेट करते हैं गोबर कब करेगी भैंस, कम ऑन, और तसला लेके बैठ जाते हैं। जैसे गोबर करती है तो नीचे, हाँ आने दो, कम ऑन, ताकि गोबर में हाथ नहीं हो। लड़कियों भी ऐसे करती है क्या? अरे गांव में आप गोबर तो डालते हो ना भैंसों का, तो आप खेत में डालते हो, रूढ़ी में डालते हो? रूढ़ी बोलते हैं ना उसको, अलग अलग बोलते हैं उसको। तो कभी भी ध्यान रखना, पशु से जो गोबर डालता है उसको डायरेक्टली खेत में उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर करते हो तो कभी भी वो खाद नहीं कहलाएगा, वो दीमक का घर होगा। दीमक का प्रकोप क्या होगा? जब उसका अपघटन ही नहीं होगा तो बताओ उससे पोषक तत्व प्राप्त होगा क्या? बहुत लंबा समय लग जाएगा। वो भी जब दीमक का प्रकोप नहीं होगा, उसका खनिजीकरण होगा 4 से 6 महीने तक, इसमें फसल कट जाएगी। फसल कटने के बाद कोई मतलब रहता नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन मुख्यतः कभी भी मृदा में स्थायी समय तक नहीं रहती है। क्या होता है? उसका लीचिंग हो जाता है, वोलेटिलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, कर लोगे आप इसमें। तो कच्ची गोबर की खाद का उपयोग करने से इसका प्रकोप बढ़ जाता है। कितने वर्ष में करना चाहिए लगभग? और कितने पूर्व करना चाहिए? 3 से 4 या 1 महीने पूर्व करना चाहिए। तापमान किसके कारण बढ़ता है? अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद में NPK की मात्रा कितनी रहती है बताओ? NP और K। N कितना होगा? 0.5। P कितना हो गया? 0.25। और K कितना बताओ? 0.5। क्या 0.5 को 50 लिख सकता हूँ क्या? इसको लिख सकता हूँ क्या? तो अपन बोल सकते 0.50, 0.25 और 0.50। लेकिन मामला एग्जाम में उल्टा हो जाता है। 0.50, 0.25, 0.50, 0.25, 0.50, 0.25 हो जाता है मामला। फिर अपने मालूम नहीं कौन सा होता है। अब मैंने आपको बोला कि मुख्यतः खाद किसका स्रोत होते रहे? कार्बनिक पदार्थ। और उसकी किसका होता है? नाइट्रोजन। किसका होता है?
किसी भी खाद में लगभग 99% क्या होगा, नाइट्रोजन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा। अब बताओ इसमें से कौन सी संख्या बड़ी ज्यादा है, 0.50 या 0.25? 0.50। इसका मतलब शुरुआत कहां से, बड़ी वाली संख्या से क्या होगा, 0.50, 0.25, 0.50, 0.50, 0.25 और 0. चलोगे ऐसे। सड़ी हुई गोबर की खाद में सीएन अनुपात कितना होता हो, 20 से 30 अनुपात है। कितना होता है, 20 से, हाँ 20 से 30 अनुपात। इसमें क्या होता है, सीएन अनुपात क्या होता है। अभी तक का रिकॉर्ड भाई एनपीके की मात्रा आप खुद जानते हो, ज्यादा ही पूछते हैं। बताओ एफआईएम में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है, 0.50। फॉस्फोरस पोटेशियम 0.50। चलोगे बताओ सड़ी गोबर की खाद में सीएन अनुपात कितना होता है। बनाने की उपयुक्त विधि कौन सी होती है, कौन सी होती है, खोजकर्ता, रेंज की गहराई। बताओ कब उपयोग करना चाहिए, 3 से 4 सप्ताह या 1 महीने पूर्व करना चाहिए। कितने वर्ष में करना चाहिए, लगभग 3 वर्ष में एक बार। कौन सा कीट का प्रकोप बढ़ जाता है, कच्ची सड़ी हुई का उपयोग करना चाहिए, मतलब कच्ची गोबर की खाद का, सड़ी खाद का क्यों करना चाहिए, ताकि खनिजीकरण आसानी से हो सके और दीमक का प्रकोप क्या हो, कम। सड़ी गोबर की खाद में नाइट्रोजन 0.50, सीएन अनुपात कितना हो गया, 25 से 30। लिखो एक बार यहाँ तक, लिखो इसमें एफआईएम लिखो, फुल फॉर्म लिखो, उसके बाद यहाँ लिखो, इसको रिएक्शन लिख लो। ये वाला लिखना है ना, और ये वाला लिखना, ये मत लिखना, मैं लिखाऊंगा इसको। ये लड़कियां जो है घर पे काम नहीं करते, आप काम करते हो नहीं, तो घर पे करते तो होगे ना, है ऐसे थोड़ा ना कि आपके लिए घर पे कोई ऑफिस होगा। करना पड़ता भाई, किसान वाले फैमिली वाले अपन करना ही पड़ता है। कभी कभी अगर मान लो लड़कियां नहीं होती, लड़के करते हैं, उनके करते ही नहीं करते। हाँ सब ज्यादा तब करते हैं जब अपने पापा होते हैं, मम्मी को तो गोली दे देते हैं, नहीं होगा संभाल ले तेरी भैंस को। लेकिन अगर पापा होते हैं फिर बोलते चला गोबर, हाँ डालता हूँ ना, क्यों, किसने कहा गोबर क्या है इसका, तुम आप जो भी रोक कर दूंगा मैं। लेकिन भाई साहब लड़कियों में ऐसा नहीं होता। हाँ क्या हो गया, 4 महीने में लगभग, कितने महीने बताया, 4 महीने। लिख लिया हमने। इसलिए हमेशा एफआईएम को बनने में टाइम कितना लगता है, लगभग 3 से 4 महीने लग जाता है। नियरली कोई भी खाद को बनने में कितना समय लगता है, 4 महीने। क्लियर है। लिखो एफआईएम बनाने की उपयुक्त विधि, देखो एफआईएम बनाने की उपयुक्त विधि, एफआईएम बनाने की उपयुक्त विधि। चौधरी क्या बोल रहे हैं, सर मैं करता हूं घर का सारा काम, मजबूरी है, करना पड़ेगा ना भाई, मजबूरी क्या है। लिखो एफआईएम को उपयुक्त विधि क्या, लिखो तो ट्रेंच या खाई विधि, बराबर लिखो ट्रेंच या खाई विधि। ट्रेंच या कौन सा बताओ, खाई विधि। लिखो नेक्स्ट, लिखो ट्रेंच या खाई विधि के खोजकर्ता, ट्रेंच या खाई विधि के खोजकर्ता, ट्रेंच या खाई विधि के खोजकर्ता, ट्रेंच या खाई विधि के खोजकर्ता बराबर के लिए होता है उसमें सीएन आचार्य, सीएन आचार्य, सीएन आचार्य। देखो उसमें ट्रेंच विधि की गहराई, ट्रेंच विधि में गहराई, या ट्रेंच विधि की गहराई लिख लो, ट्रेंच विधि की गहराई, ट्रेंच विधि की गहराई बराबर के लिए होता है उसमें, लिखो 1 मीटर। ट्रेंच विधि की गहराई बराबर लिखो 1 मीटर, ट्रेंच विधि की गहराई बराबर लिखो 1 मीटर। देखो नेक्स्ट, देखो एफआईएम बनाते समय अधिक तापमान, एफआईएम बनाते समय अधिक तापमान, एफआईएम बनाते समय अधिक तापमान, अधिक तापमान बताओ किस कारण होता है, अधिक तापमान थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के कारण, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के कारण बढ़ता है, 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 थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के कारण बढ़ता है। देखो नेक्स्ट, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के कारण बढ़ता है। देखो एफआईएम को 3 वर्ष में एक बार जरूर उपयोग करना चाहिए, एफआईएम को
3 वर्ष में, FIM को 3 वर्ष में एक बार जरूर उपयोग करना चाहिए। FIM को 3 वर्ष में एक बार जरूर उपयोग करना चाहिए। 3 वर्ष में एक बार जरूर उपयोग करना चाहिए। एक बार जरूर उपयोग करना चाहिए। एक बार जरूर उपयोग करना चाहिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट, लिखो FIM, लिखो FIM को, लिखो FIM को फसल की बुआई के, FIM को फसल की बुआई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व, फसल की बुआई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व, 3 से 4 सप्ताह पूर्व या 1 महीने पूर्व, या 1 महीने पूर्व, या 1 महीने पूर्व उपयोग करना चाहिए। उपयोग करना चाहिए। उपयोग करना चाहिए। देखो नेक्स्ट, कच्ची गोबर की खाद का उपयोग करने से, कच्ची गोबर की खाद का उपयोग करने से, कच्ची गोबर की खाद का उपयोग करने से दीमक, दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है। 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 ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिखो FIM में NPK, FIM में NPK से लिखना, मैं लिख रखा है जैसे FIM में NPK, थोड़ा दूर दूर लिखना, की मात्रा, FIM में NPK की मात्रा, FIM में NPK की मात्रा दूर दूर लिखना। अब क्या लिखता हूं, 0.50, 0.25, 0.50। आजकल फोस्फोरस से ज्यादा पूछ रहा है, वैसे सबका याद होना चाहिए, लेकिन फोस्फोरस ज्यादा पूछ रहा है। बताओ FIM में फोस्फोरस की मात्रा कितनी होती है? 0.25। लिख लिया? लिखो FIM में, FIM का, लिखो FIM का CN अनुपात, FIM का CN अनुपात, FIM का CN अनुपात, FIM का CN अनुपात, FIM का CN अनुपात बराबर लिखो 20 से 30 अनुपात 1, 20 से 30 अनुपात 1। कितना बताओ? 20 से 30 अनुपात 1। FIM नाइट्रोजन कितना होता है? 0.50। CN अनुपात कितना होता है? 20 से। ट्रेंच विधि खोज करता कौन है? गहराई कितनी होती है? किससे मिलकर बना होता है? गोबर। किससे होता है? गोबर, मूत्र या लीटर क्या होता है? बिछावर। ठीक है, इसमें बताओ उपयुक्त नमी व सभी में बताओ उपयुक्त कारक कौन सा होता है अपघटन के लिए? नमी। सबसे अधिक अपघटन किससे होगा? कौन सा हो गया? नमी होगा। सबसे अंत में सक्रिय कौन सा होता है? एफिनो। तापमान अधिक किसके कारण बढ़ता है? वो सेम कारक क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। कल हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब नेक्स्ट कल पढ़ाएंगे ऑनलाइन में, कोई दिक्कत? ऑनलाइन कोई दिक्कत बेटा? जिन्होंने आज से जो, हाँ कुलदीप, अगर क्लास अटक रही है तो आप अपने टेक्निकल टीम में कॉल कर दिया करो बेटा। दूसरी बात, अगर किसी ने बीच में ज्वाइन किया है तो आप शुरू से क्लास देखना बेटा, है ना? शुरू से क्लास होती है, वहां से देखोगे, बीच में पढ़ोगे थोड़ा समझ में नहीं आएगा। कोई भी क्लास अगर आज आपने लिया है तो, ठीक है ना? कोई भी स्टूडेंट अगर नया है तो पूरी क्लास से पहले देखे, मेन्यूर से देख लेना अगर नया एडमिशन हुआ है तो।